नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। 4 दिन का भारत और पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट हुआ उसको लेकर बहुत सारी दुनिया में अंदाजे लगाए जा रहे हैं, असेसमेंट हो रहे हैं और सब लोग अपने फ़ायदे नुकसान के हिसाब से इसकी एक एक डिटेल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में भारत में एक अलग तरह का नैरेटिव चल रहा है। मोदी सरकार और उससे जुड़े हुए लोग ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने मिशन में कामयाब हो गए, हमको जो करना था कर लिया। दूसरे लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारे देश की सरकार अमेरिका के सामने दंडवत हो गई, कैसे जो हमारा संकल्प था कि अपने मसले हम खुद सुलझाएंगे, भारत के मामलों में भारत आत्मनिर्णय का अधिकार रखता है, अपने मामले में हम खुद फैसले करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें रखी रह गई और ट्रंप ने किस तरह हमारे ऊपर कंट्रोल किया और हमसे समझौता करवाया। ये चर्चा हो रही है सर्वत्र। मैं नहीं कह रहा हूँ सही है गलत है, लेकिन मैं आज आपको उस चर्चा की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ जो इससे अलग है, इससे एकदम अलग है और जो चर्चा पूरी दुनिया में एकदम अलग तरह से हो रही है। किसी काम में पाकिस्तान और चीन कामयाब हुए हों या ना हुए हों, लेकिन इस 4 दिन के छोटे से कन्फ्लिक्ट से चीन ने पूरी दुनिया के मार्केट के डायनामिक्स बदल दिए हैं। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक नई चीज़ दिखने लगी है। भारत के लिए सीखने के लिए बहुत सारे सबक हैं जिनकी चर्चा भी इस देश में नहीं हो रही है। हालत यह है कि चीन ने 4 दिन के युद्ध में बहुत कुछ ऐसा दुनिया के सामने साबित कर दिया, जो सही था गलत था वो अलग है। बहुत कुछ ऐसा साबित कर दिया जिससे वो अमेरिका के लिए चुनौती के तौर पे खड़ा हो गया। क्या साबित किया इसको समझते हैं। पहले आप ये देखिए कि किस तरह से पूरी दुनिया इस पर चर्चा कर रही है कि कैसे ये डायनेमिक्स चेंज हुए और 4 दिन में चीन कैसे चमक गया, कैसे चीन और पाकिस्तान ने मिलके, जैसा राहुल गांधी ने, आपने वीडियो देखा होगा वायरल, 3-4 साल पहले आगाह किया था, भारत के खिलाफ मिलके दोनों दुश्मन खड़े हो गए। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ नेपाल की स्थिति क्या है, श्रीलंका की क्या है। श्रीलंका ने अडानी वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जो मोदी जी के दबाव से दिया गया था। नेपाल जो है वो आप जानते ही हैं कहाँ पहुँच चुका है। लेकिन बांग्लादेश तो भारत को तोड़ने के सपने देखने लगा है, ऐसे बयान वहाँ से आ रहे हैं। खैर, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। हम रहेंगे इस वक्त कि चीन कैसे चमका। तो सीधी सी बात यह हुई है कि चीन ने पूरी दुनिया में इस कन्फ्लिक्ट के ज़रिए ये साबित किया, या कहें कि ये प्रोपेगेंडा किया कि वो हथियारों के बाज़ार में एक बड़ा व्यापारी बन चुका है। 3 दशक से हथियार बना रहा है चीन, 30 साल से, लेकिन उसको आज तक ग्राउंड पे वास्तविक लड़ाई में उसके हथियारों को परखा नहीं गया था। J10C, J10C और PL-15 जैसी प्रणालियों का पाकिस्तान ने पहली बार उपयोग किया। क्या है ये, पहले ये समझते हैं फिर आप आगे बढ़ेंगे। J10C चाइना में बने हुए हवाई जहाज, लड़ाकू विमान, जैसे हमारा राफेल है, जैसे मिग है, जैसे F-16 है, और उसमें लगता है PL-15 नामक रॉकेट। अब ये PL-15 की खासियत क्या है? PL-15 की खासियत क्या है कि ये डुअल चैनल कम्युनिकेशन इसका इस हवाई जहाज के साथ होता है। यानी जब एक बार वो रॉकेट छोड़ देते हैं उसके बावजूद उनका टेक्नोलॉजी से रॉकेट पे कंट्रोल रहता है। और हमारे जो S-400 जैसी जो दुनिया में छप रहा है वो बता रहा हूँ, जैसी टेक्नोलॉजी अगर उसको ट्रैक करती है तो ये लोग रास्ता मैनुअली बदल सकते हैं उसका। कुल मिला के गाइडेड मिसाइल फिर भी भेज देती हैं, लेकिन ये एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। MiG-29, Su-30 और रफ़ाइल जैसे मामलों पे जो पश्चिम के बने हुए हैं उन पर सवाल उठ गया है। अभी तक हथियार के बाज़ार पे वेस्ट का कब्जा था, चाहे वो फ्रांस का हो, चाहे वो आपका अमेरिका का हो, कब्ज़ा जो है वो पश्चिम का रहा है। रूस, आप जानते हैं कि अभी हाल में जब से वो खुद फंस गया यूक्रेन में, वो दुनिया को हथियारों की सप्लाई कंसिस्टेंटली नहीं दे पा रहा है। कहीं पहुंच रहा है, कहीं नहीं पहुंच रहा, कभी दे पा रहा है, कभी नहीं दे पा रहा है। और ऐसे में जो देश अमेरिका के प्रभाव के देश नहीं हैं,
जो नेटो की गुलामी नहीं करते हैं और विकासशील देश हैं, ऐसे देश हैं जिनके पास हथियारों का ज़्यादा बजट भी नहीं है, उन हथियारों के लिए अमेरिका के मुकाबले चीन की ये टेक्नोलॉजी सस्ती भी है और इस टेक्नोलॉजी की एक अलग तरह की ताकत साबित हुई। ताकत कैसे साबित हुई? हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने दावा किया कि हमारा F-16 और दूसरे विमान चीन ने गिरा दिए, लेकिन ये झूठ है, ये भी हम जानते हैं क्योंकि हमारे रक्षा मंत्रालय ने, हमारी सेनाओं ने बाकायदा इस झूठ को एक्सपोज किया। लेकिन उन्होंने जो एक्सपोज किया वो तो हम तक रह गया, लेकिन पूरी दुनिया में जहाँ पर उसको माल बेचना है चीन को, चाहे वो अफ्रीका के देश हों, चाहे वो एशिया के दूसरे देश हों, उन सब जगहों पर वो संदेश देने में कामयाब हो गया। क्यों? क्योंकि जापान का निकेई भी छाप रहा है कि हमारा जो है वो राफेल पाकिस्तान ने गिरा दिया। वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका का छाप रहा है कि राफेल पाकिस्तान ने गिरा दिया। राइटर्स रिपोर्ट कर रहा है, राइटर एजेंसी है, दुनिया भर के अखबार उसकी सब सेवाएं लेते हैं, उसकी खबरों को छापते हैं, वो रिपोर्ट कर रहा है गिरा दिया। CNN रिपोर्ट कर रहा है गिरा दिया। अब आप सोचिए, इतने बड़े स्तर पे प्रोपेगेंडा हो, दुनिया भर के मीडिया हाउसेस को मैनेज कर लिया गया हो, क्योंकि है तो झूठ, अब मैनेज ही कहेंगे, हम क्यों कहेंगे कि वो सच है, और लगता भी नहीं है सच, क्योंकि अगर गिरता कुछ होता तो हमारे पास तो सबूत होते भारत के पास। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा है, इसने पूरी दुनिया में ये मैसेज दिया कि चीन के जो विमान हैं और चीन का जो मिसाइल सिस्टम है वो यहाँ तक कि अमेरिका के F-16 से आगे है, मिग और राफेल को भी ज़मीन चटाने में सक्षम है। ये सच है नहीं है, ये अलग विषय है, लेकिन ये संदेश वो दुनिया को देने में कामयाब हुआ। ये कैसे पता चलता है? अगर आप संदेश है तो उसका कहीं असर होगा। आप कहेंगे कि साहब आप कह रहे हो संदेश देने में कामयाब हो गया, झूठी खबरें छपती रहती हैं, दुनिया पे भरोसा थोड़ी कर रही है। तो आप ये देखोगे कि जब भी कोई खबर छपती है या कोई भी चीज़ आती है, उसका एक रिफ्लेक्शन कहीं दिखाई देता है। वो रिफ्लेक्शन है दसॉल्ट, जो कंपनी है जो आपका राफेल बनाती है। उसके शेयरों का आप पैटर्न देखोगे तो जब से ये खबर फैली है उसके शेयर लगातार गिर रहे हैं। वो दसॉल्ट जिस एक साल में जिसका शेयर ऊपर ही ऊपर गया है, मैं दोनों के चार्ट एक एक करके लगा रहा हूं कि कैसे एक हफ्ते के अंदर, जो एक हफ्ते का अगर आप चार्ट लोगे तो उसमें दसॉल्ट के शेयर गिरते हैं, और यही चार्ट एक महीने का लोगे तो लगातार चढ़ रहे थे और बाद में गिरने शुरू हो गए। यानी स्टॉक मार्केट में जो लोग पैसा लगाते, जो इन्वेस्टर हैं, उनको ये संदेश गया कि इस कंपनी का राफेल फेल हो सकता है। और इसी तरह से अगर आप चीनी कंपनियां जो विमान या हथियार बना रही हैं, उनके शेयरों का पैटर्न देखें, 53% तक, एक हफ्ते में 40% ऊपर, 53% तक उनका शेयर ऊपर चला गया। यानी पूरी दुनिया के मार्केट में चीन ने 4 दिन के युद्ध से सिर्फ पाकिस्तान को मदद लेकर एक संदेश दे दिया कि हम भी खतरनाक हथियार बना सकते हैं, हमारे खतरनाक हथियार हैं और हमारे हथियार अब आप खरीद सकते हो। 43% हथियार दुनिया में अकेला अमेरिका बेचता है, और ये अमेरिका के लिए चुनौती है। जिन देशों को अमेरिका हथियार नहीं देता है, उन देशों को इससे बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अल्जीरिया, इजिप्ट, ईरान, सूडान, इन सब लोगों को तो अमेरिका हथियार नहीं देता है ना, और इनको रूस लगातार दे नहीं पा रहा है। तो क्या हो रहा है? उनको अब चीन के हथियार पे भरोसा बढ़ जाएगा और वो चीन के हथियार खरीदने लगेंगे। आप ये सोचिए कि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि उन्होंने राफेल गिराया कि नहीं गिराया, लेकिन मीडिया ने उसको कैसे कवर किया, कैसे फोटो कुछ गिरे हुए विमानों के छापे और ये संदेश दिया कि भाई गिरा लिया है, और उसके कारण पूरी दुनिया में चीन ने हथियारों के मार्केट में अपना एक वजूद दिखा दिया। और ये जो दिखाया है, इसको दिखाने के साथ साथ हम ये देखेंगे कि 4 दिन का जो भी कन्फ्लिक्ट हुआ हमारा पाकिस्तान के साथ में, उस कन्फ्लिक्ट को करने के बाद हमने कुछ आतंकवादी मार दिए जो नए तैयार कर लेगा पाकिस्तान। ये कड़वा सच है।
उन्हें तैयार कर लेगा और उससे पाकिस्तान का आतंकवादी पैदा करने का जो धंधा है, बिजनेस है, वो बंद नहीं होने वाला, ये हम सब जानते हैं। भारत में जिन्होंने लोगों को मारा था, 26 लोगों को, उनको कोई हम सबक सिखा नहीं पाए हैं। और हम इस युद्ध से कुछ भी कर लेते, पाकिस्तान को सुधार सकते थे। ये भी संभव नहीं था कि पाकिस्तान कल से सुधर जाएगा और कहेगा कि नहीं साहब आप बहुत शक्तिशाली हो और आपने हमारे ऊपर ऐसा किया, अब हम जो है आतंकवादी नहीं भेजेंगे आपके यहाँ पे। अमेरिका को भी फ़ायदा हो गया, जो हमारा बाप बनने की कोशिश कर रहा था। मैंने आपको कल के वीडियो में बनाया था एक ऐसा एक इतिहास है हमारा, जिसमें हम अमेरिका के कहने से जब भी कन्फ्लिक्ट हुआ हम अमेरिका के प्रभाव में आए हैं। लेकिन अब पहली बार ये हुआ है कि वो कह रहे हैं दुनिया में तीसरी जगह पे भारत और पाकिस्तान अपने लंबे पड़े हुए उलझे हुए मामलों का हल निकाल लेगा। मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही सरकार की जो ये कह सके कि नहीं साहब माफ़ कीजिए, आपका काम नहीं है ये। जैसे इंदिरा गांधी ने कभी कहा था, इसलिए आज इंदिरा गांधी बहुत शेयर हो रही हैं कि भारत एक स्वयंभू देश है, हम संप्रभु देश हैं, हम अपने मामले खुद तय करेंगे। तो अमेरिका को पूरी दुनिया में अपनी धौंस जमाने का, अपना सिक्का जमाने का मौका मिल गया। पाकिस्तान को फ़ायदा ये हो गया कि शिमला समझौता और 1999 का जो लाहौर डिक्लेरेशन है, ये दोनों जो है ये कहते थे कि पाकिस्तान और भारत अपने सभी मामलों को दोनों जने आपस में बैठ के सुलझाएंगे, उसमें तीसरा आदमी शामिल नहीं होगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान इन दोनों संकल्पों से बंधा होने के कारण जब भी संयुक्त राष्ट्र में जाता है और कहता है कि कश्मीर में रेफरेंडम करा लो, कश्मीरी की जनता के बीच में वोट करा लो, यानी यहाँ वाले भी और वहाँ वाले भी, और पता कर लो कि लोग किसके साथ रहना चाहते हैं, तो हम संयुक्त राष्ट्र में कहते हैं देखो इसका हमारे साथ समझौता है, हम संयुक्त राष्ट्र में ये तय नहीं करेंगे, हमारा समझौता है कि हम आपस में बैठ के तय करेंगे। वो जो अधिकार था जिसमें हमको दोनों फैसले मिलके करने थे, उस अधिकार पे ट्रंप डाका डाल रहा है। ट्रंप कह रहा है कि तीसरे देश में जाके मुलाकात कराएंगे, बात कराएंगे। तुम हो कौन? सन की मूर्ख टाइप के आदमी। भले ही कोई पॉलिटिशियन आपको अपना कुछ मानता हो, आप बेहद इमेच्योर आदमी हो। और जो कल ही भारत सरकार ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जब ट्रंप ने ट्वीट करके ये कहा कि इनके बीच में युद्ध विराम हो गया। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि युद्ध विराम अगर अमेरिका के हस्तक्षेप से नहीं हुआ तो अमेरिका को पहले से कैसे पता था? हमारी सरकार इसका ऐलान करती, इससे पहले अमेरिका को कैसे पता था? हालांकि सरकार ने जो ऐलान किया उसमें साफ साफ कहा कि भाई देखो, पाकिस्तान से प्रस्ताव आया था, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन दोनों देशों के बैठे और उन्होंने तय किया कि ये जो है हम युद्ध विराम करेंगे। और ये दो लोगों के बीच में तय हुआ, तीसरा कोई नहीं था। संदेश है, लेकिन आप सोचिए कि ट्रंप कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और हमारी तरफ से कोई विरोध नहीं जा रहा है। और वो 2 दिन पहले कह रहा था कि भारत ने हमारे ऊपर से सारे टैरिफ हटा दिए हैं, यानी अमेरिका का माल यहाँ पे बिंदास आएगा। अब इसके बाद में हम दूसरी जगहों पे जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें दिक्कत हो जाएंगी, लेकिन हम उसके कारण दिक्कत बहुत सारी होती हैं और दौर ऐसा नहीं है कि इस पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन हमको अब कुछ करने की ज़रूरत है। करने की ज़रूरत यह है कि अब हमको अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा। सबके अपने अनुभव हैं। जैसे आपने देखा कि क्या किया, 50 ड्रोन 60 ड्रोन एक साथ भेज रहा है पाकिस्तान। कौन से? 10-10 हज़ार रुपये वाले। क्यों भेज रहा है? 10-10 हज़ार रुपये के 50 ड्रोन भेज के वो वहाँ बैठ के ऑब्जर्वेशन कर रहा है। भारत के जैसा सेना ने कहा कि भारत के जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसको असेस कर रहा है वो, और उसका तय लेने के लिए भेज रहा है कि भाई अगर इतने सारे ड्रोन आ जाते हैं तो इनका एयर डिफेंस सिस्टम S-400 एक्टिव होगा, कैसे गिराएगा, कितने ड्रोन हैंडल कर सकता है, अगर एक दिशा में 50 ड्रोन आ गए तो क्या दूसरी दिशा से हम कुछ घुसा सकते हैं, जैसा ईरान ने इजराइल के आयरन डोम में किया था। और वो पूरा असेसमेंट करके उन्होंने अपने पास रख लिया और वो जानकारी उन्होंने जुटा ली। अब 10,000 रुपये के ड्रोन के ऊपर हम लोग एक मिसाइल 20 लाख रुपए की तो नहीं डालेंगे, 2 करोड़ की तो नहीं डालेंगे। 10,000 के ड्रोन पे वो भी 50 फेंक दिए उसने। ये तो घाटे वाला सौदा हो गया। तो ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम हुआ उसके अंदर भारत के हथियारों की तह लेने की कोशिश भी की गई। तो हमने ये समझा कि चीन के जो हथियार हैं उन हथियारों में एक नई चीज़ है,
वो नई चीज़ ये है कि वो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके आपस में हथियार टेक्नोलॉजी के ज़रिए बात करते हैं और ये यूएसपी लेके वो पूरी दुनिया में बेचने जा रहे हैं। मेरे देश में हम जो है, अब हम जो नया डेवलपमेंट कर रहे हैं और जो इंडिजिनस हमारे हथियार बना रहे, इंडिजिनस क्या होता है? स्वनिर्मित, बाहर से खरीदे हुए नहीं, देश में विकसित। जो डीआरडीओ बना रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है, इनको अपने हथियार बनाने के काम को तो तेज़ करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ इसके अंदर कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा हो सके, ज़्यादा दूरी तक हथियार नियंत्रण में रहें, उनको अच्छी तरह से विमान से भी और ज़मीन से भी, जो मिसाइल विमान से छोड़ी गई है, दिशा दी जा सके, दुश्मन के हथियार को इंटरसेप्ट किया जा सके और एआई के ज़रिए पहचाना जा सके कि 10,000 वाला ड्रोन है या बड़ा रॉकेट है। इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक वाली टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को भारत को अपने हथियारों के सिस्टम में जो डेवलप कर रहा है उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि कन्वेंशनल तरीके के हथियार, अभी मान लीजिए राफेल अजेय है, अपराजेय है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन जिस तरह की टेक्नोलॉजी वो लेके घूम रहे हैं उसमें हमको अपने हथियारों को बेहतर बनाना पड़ेगा। और एक चीज़ और होती है, जो घर में बने हथियार होते हैं उनकी रेसिपी आप ही जानते हो, वरना आपकी रेसिपी दूसरा ले लेता है। इसके साथ साथ हमको जो है वो अपन जो प्रोक्योरमेंट करते हैं ना, हथियार लेते हैं, उसको लेकर बहुत वैरायटी लानी पड़ेगी। कुछ जर्मनी से खरीदेंगे तो कुछ फ्रांस से खरीदेंगे तो कुछ अमेरिका से खरीदेंगे, तब जाके हमारे पास में इतनी विविधता होगी टेक्नोलॉजी में कि अगर एक फेल हो जाए तो दूसरा, दूसरा फेल हो जाए तो तीसरा, और केवल पश्चिमी हथियारों पर निर्भर ना रह के, जैसा मैंने कहा, स्वदेशी हथियार बड़ी ताकत होंगे। अडानी जो हैं वो जो बना रहे हैं, इजराइल का लाके ठप्पा लगा रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। आपको अपने देश के अपने राष्ट्रीय जो फैक्ट्रियां हैं, राष्ट्रीय जो डीआरडीओ जैसे संस्थान हैं, वैज्ञानिक खोज करने वाले, उन संस्थानों की मदद लेनी पड़ेगी और इनबिल्ट टारगेटिंग, डेटा नेटवर्किंग, रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इस सब में चीन जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसके पास अपनी चिप बनती है, उसकी चिप के बगैर जो है अमेरिका का भी काम नहीं चलता है। वो सारी चीज़ें और चिप बनाने वाले पदार्थ, रेयर अर्थ भी चीन में ही मिलते हैं। तो उस चीन का मुकाबला करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक युग है, इलेक्ट्रॉनिक से युक्त ऐसे हथियार बनाने पड़ेंगे जो एआई से जुड़ी हुई टारगेटिंग करते हों। आपने बता दिया कि भैया इसको मारना है तो वो कौवा कहीं भी घुस के जाए, शंबूक था ना, शंबूक ही नाम था शायद, उसको भगवान राम ने एक पीछे से तीर छोड़ा था, तो वो जहाँ जाता था पीछे पीछे तीर लगा होता था। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, जैसी वो लिखी उसमें कहानी में है, वैसी ही टेक्नोलॉजी आज हमको चाहिए होगी। डेटा नेटवर्किंग करनी होगी, रियल टाइम वॉरफेयर, मतलब मान लीजिए कि डेटा है, अगर एक जगह पे किसी ने कुछ देखा तो पूरे सिस्टम के अंदर वो पता रहे, हर जगह से उस पर सॉल्यूशन, ये कमांड आ सके, तभी आप लड़ सकते हो। इसके साथ साथ आपको धीरे 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 करके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में भी कामयाब होना पड़ेगा। कैसे? अब पता चलो 10,000 वाले ड्रोन भेज दिए। अभी क्या हो रहा है, भारत में हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमने टैगिंग की हुई है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी के ड्रोन कहाँ तक जा सकते हैं, उससे आगे जाएंगे ही नहीं, हमने वो फ्रीक्वेंसी ब्लॉक की हुई है। इस काम को और तेज करना पड़ेगा, ड्रोन की फ्रीक्वेंसी पहचाननी पड़ेगी, और कई बार दुश्मन ऐसी फ्रीक्वेंसी पे ड्रोन डालेगा जिसको हमारे सिस्टम जो है वो आइडेंटिफाई ना कर पाएँ। क्योंकि अब आने वाले समय में अगर एक बम गिराना है तो जेट के मुकाबले ड्रोन एक ज़्यादा बेहतर एफिशिएंट सिस्टम है। बहुत टैंक चला लिए, बहुत विमान चला लिए, और आखिर में क्या हो रहा है, यूक्रेन के ऊपर और रूस के ऊपर ड्रोन ही बढ़िया से काम कर रहे हैं। ईरान के ड्रोन ही हैं जो दुनिया भर में तहलका मचा रहे हैं और जेलेंस्की को काबू रखे हुए हैं। तो हमको अब ये समझना पड़ेगा कि जो नई टेक्नोलॉजी है, ड्रोन है, तो ड्रोन जो चलता है वो अपने आप तो चलता नहीं है, उसको हम कंट्रोल करते हैं तो एक कम्युनिकेशन होता है। हम ड्रोन को कुछ बताते हैं, यहाँ से कमांड, जैसे आप घर में टीवी का रिमोट दबाते हो ना, 8 नंबर रिमोट दबाए तो टीवी में चैनल नंबर 8 चालू हो जाता है। तो ड्रोन को भी ऐसे ही कमांड दी जाती है,
वो जो कमांड है उस कमांड को जब दोगे आप तो उसके बीच में एक फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी को इंटरसेप्ट करना, उसके ज़रिए कुछ करना, उस ड्रोन की कमांड खुद ले लेना, ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जिस पे भारत को अभी और ज़्यादा काम करने पड़ेंगे। लोग कहते हैं सॉल्यूशन बताओ, मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ रूल ऑफ एंगेजमेंट को भी लचीला बनाना पड़ेगा ताकि भविष्य में आप बेखौफ होके हमला कर सको। सौभाग्य है इस देश का, जब जब ऐसी स्थिति आई विपक्ष साथ में खड़ा हो गया आंख बंद करके। पाकिस्तान के संसद की कार्रवाई आपके सामने आ रही होंगी, वहाँ सरकार को किस तरह से लोग घेर रहे थे, देख रहे होंगे आप। मेरे देश में क्या हुआ, यहाँ के विपक्ष ने कहा आंख बंद करके सपोर्ट सरकार को और सेनाओं को, जो करना है करो, युद्ध का टाइम। ये भी महानता है और इससे सरकार को जो फैसले लेती है उसमें आसानी होती है। सरकार ने कह दिया सुरक्षा कारणों से हम विपक्ष को नहीं बता सकते, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मत बताओ, बस लड़ो। तो ये चीज़ें और करनी पड़ेंगी ताकि जल्दी से फास्ट काम हो। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जॉइंट फोर्स इंटीग्रेशन और उद्योग जो युद्धाभ्यास करना पड़ेगा, जैसे कि वॉर गेम्स। और होता क्या है कि देखो भाई रूस आ गया, उधर से आप चले गए, 2-4 देश मिल गए, फिर उसके बीच में वो लड़ाई खेलते हैं, उससे उनको आइडिया लगता है देखो भाई ये गलती है, ये ठीक करना है, ये नहीं करना है, उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। कुल मिला के देखिए, मैं आपको एक चीज़ सरल तरीके से समझाता हूँ। जब कोई टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी ख़ास तौर पे आज के दौर में एक ऐसी ख़राब चीज़ है जो टेक्नोलॉजी ही टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाती है। अब एआई आ गई है तो जिस तेज़ी से चीज़ें डेवलप हो रही थी उससे 10 गुना तेज़ी से डेवलप होंगी। आप देखते होंगे मोबाइल फ़ोन आप खरीद के लेके आए, साल भर में नया मॉडल हो गया और नया फीचर आ गए। गाड़ी खरीद के लाए, साल भर में डिज़ाइन सब बदल गया, उसका नए मॉडल आ गए। तो टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदलती है, तो इसलिए वॉर की टेक्नोलॉजी भी जो होगी वो भी तेज़ी से बदलेगी, तो इसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। यानी कुल मिला के सीधी सी बात यह है कि अभी भारत को बहुत तैयारी के लिए लग जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि 4 दिन के इस धक्के में चीन अपना खेल कर गया है। चीन को जो हासिल करना था कर लिया। आने वाले समय में हम देखेंगे कि दुनिया के अनेक देशों में भर भर के वो अपने हथियार बेच रहा होगा। हमारे राफेल को उसने बदनाम कर दिया। हमारा राफेल पूरी दुनिया की नज़र में ऐसा है जिसको पाकिस्तान ने गिरा लिया है, ऐसा इंप्रेशन देने में भी वो कामयाब हो गया। तो ये अपने आप में ज़्यादा सोचने, ज़्यादा चिंता करने, ज़्यादा तैयारी करने की बात है। ये 4 दिन का जो था, युद्ध नहीं होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस कन्फ्लिक्ट ने भारत को भी सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी है। इस युद्ध विराम के बाद हम भी जान पाए हैं बहुत सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सारी चीज़ें तफसील से समझ गए होंगे कि ये दुनिया कैसे काम कर रही है और कैसे चीन तेज़ी से हथियारों के बाज़ार में पैठ बना रहा है। और जो घटनाक्रम ये 4 दिन का हुआ है, इसने उसकी रफ्तार को पंख लगा दिए हैं। नमस्कार, जय हिंद।